अमेरिका ने फिलीपीन सागर में जापान के विमानों को कैसे हराया? 1944 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाएं तेजी से जापान की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन अमेरिका को जापान पहुंचने से पहले उन्हें पहले प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर कब्जा करना था। उन्हें इन द्वीपों की जरूरत थी ताकि वे उन्हें सैन्य अड्डा और हवाई पट्टी बना सकें, जिससे उनके विमान और सैनिक जापान के और करीब आ सकें। और उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक था मारियाना द्वीप समूह। इसमें सैपान, टिनियन और गुआम शामिल है। और अगर ये अमेरिका के कब्जे में आ जाए तो प्रशांत युद्ध की दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता है। मारियाना तक पहुंचने से पहले अमेरिकी सेनाएं मध्य प्रशांत में लगातार आगे बढ़ रही थीं। गिलबर्ट द्वीप समूह से वे मार्शल द्वीप समूह तक पहुंच गए। फरवरी और मार्च 1944 तक अब अमेरिका के नियंत्रण में मार्शल द्वीप समूह के महत्वपूर्ण स्थान आ गए थे। इसलिए यहां अमेरिकी नौसेना को ऐसे स्थान मिल गए जहां वे जहाज रोक सकते थे। हवाई जहाजों के लिए हवाई अड्डे और सैनिकों व सामान के लिए ठिकाने बनाए गए। इस वजह से अमेरिका के लिए मारियाना द्वीप समूह पर हमला करने की तैयारी करना और भी आसान हो गया। मारियाना द्वीप समूह पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक एक के बाद एक स्थित द्वीपों का समूह है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी हिस्से में सैपान, टिनियन और गुआम स्थित हैं। इन तीनों में सैपान पहला मुख्य लक्ष्य था। वहां जापानी हवाई अड्डे और मजबूत रक्षा व्यवस्थाएं थीं। पास के टिनियन में भी एक हवाई अड्डा है। वहीं गुआम भी जापान के लिए नौसैनिक और हवाई अड्डे के रूप में बहुत फायदेमंद था। जब ये द्वीप जापान से छिन जाएंगे तो प्रशांत महासागर में उसकी एक महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति टूट जाएगी। अमेरिका ने मारियाना द्वीपों पर कब्जा करने की योजना को ऑपरेशन फॉरेजर नाम दिया। प्रशांत क्षेत्र की कुल कमान एडमिरल चेस्टर निमिट्ज के अधीन थी। वहीं नौसैनिक अभियान की जिम्मेदारी एडमिरल रेमंड स्प्रूअन्स, जो अमेरिकी 5वां बेड़ा के कमांडर थे, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई। स्प्रूअन्स की सेना में फास्ट कैरियर टास्क फोर्स भी शामिल थी, जिसका नेतृत्व वाइस एडमिरल मार्क मिचर कर रहे थे। इसमें कई विमान वाहक पोत, युद्धपोत और सैकड़ों विमान शामिल थे, जो सैनिकों और आक्रमण में भाग लेने वाले जहाजों की सुरक्षा करेंगे। ये ऑपरेशन सिर्फ समुद्र तट के पास जाना भर नहीं था। विशाल प्रशांत महासागर में बहुत सारे सैनिकों, लैंडिंग क्राफ्ट, सामान, गोला बारूद, ईंधन, युद्धपोत और विमान लाने की जरूरत थी। इसके साथ ही उन्हें जापान की हवाई हमले की क्षमता को भी कम करना था। इसलिए अमेरिकियों ने बार बार द्वीपों पर मौजूद जापानी ठिकानों पर हमला किया और उन पर नजर रखी। हवाई टोही भी बहुत महत्वपूर्ण था। अमेरिका ने सैपान, गुआम और अन्य लक्ष्यों की तस्वीरें लेने के लिए लंबी दूरी के विमानों का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों के जरिए योजनाकारों को हवाई पट्टियों, तटीय रक्षा, सड़कों और अन्य संभावित सैन्य ठिकानों को बेहतर तरीके से देखने का मौका मिला। टोही मिशनों में इस्तेमाल किए गए विमानों में से एक था संशोधित B-24 लिबरेटर। इसकी लंबी रेंज के कारण यह प्रशांत महासागर के बहुत बड़े हिस्से में उड़ान भर सकता था और आक्रमण शुरू होने से पहले जानकारी इकट्ठा कर सकता था। जब अमेरिका तैयारी कर रहा था, जापान को भी पता था कि बड़ी लड़ाई करीब आ रही है। जापानी सेना को लंबे समय से उम्मीद थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका उनके प्रशांत क्षेत्र के रक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश करेगा। समस्या ये थी, ये स्पष्ट नहीं था कि अमेरिका अगला बड़ा हमला ठीक कहां करेगा। मई 1944 में जापानी संयुक्त बेड़े ने एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैयार किया, जिसे ऑपरेशन एगो कहा गया। संयुक्त बेड़े के कमांडर एडमिरल सुएमो टोयोदा को उम्मीद थी कि उन्हें अमेरिकी कैरियर बेड़े को एक बड़े निर्णायक युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर करने का मौका मिलेगा। जापान के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कमजोर करना या नष्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही कैरियर्स अमेरिकी अभियानों को अपनी मुख्य भूमि से बहुत दूर होने के बावजूद हवाई शक्ति प्रदान करते थे। मुख्य जापानी कैरियर फोर्स का नेतृत्व वाइस एडमिरल जिसाबुरो ओजावा कर रहे थे। योजना के तहत जापानी कैरियर्स से विमानों और जमीनी अड्डों से विमानों को एक साथ मिलाया जाएगा। जापान को एक महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद थी। कुछ जापानी विमानों की ऑपरेटिंग रेंज अमेरिकी कैरियर विमानों से ज्यादा थी। सिद्धांत रूप में जापानी विमान दूर से हमला कर सकते थे, किसी द्वीप के हवाई अड्डे पर उतर सकते थे ताकि ईंधन और हथियार भर सकें और फिर से हमला कर सकें। लेकिन जापान के सामने बड़ी समस्याएं थीं। देश में ईंधन की कमी थी। जापान के कई बेहतरीन नौसैनिक पायलट पहले की लड़ाइयों में खो चुके थे। नए पायलट उतने कुशल नहीं थे जितने अनुभवी एयरक्रू जापान के पास प्रशांत युद्ध की शुरुआत में थे। इसलिए भले ही जापान के पास अभी भी बहुत सारे विमान और युद्धपोत थे, अमेरिका के विमान, प्रशिक्षण और अनुभव अब बेहतर थे। एक और जटिलता तब आई जब जनरल डगलस मैकार्थर की सेना ने बियात पर हमला किया, जो न्यू गिनी के पास एक द्वीप है। इस वजह से जापान ने अपने कुछ विमान और नौसैनिक बल उस इलाके की ओर भेज दिए।
जापानी कमांडरों को लगा शायद वहीं पर वह बड़ी लड़ाई होगी जिसका वे इंतजार कर रहे थे। जब जापान न्यू गिनी की ओर देख रहा था, तब मुख्य अमेरिकी आक्रमण बल मारियाना की ओर बढ़ रहा था। मुख्य लैंडिंग से पहले अमेरिकी विमानों ने जापानी ठिकानों पर हमला किया ताकि जापान के लिए वहां मदद भेजना मुश्किल हो जाए। मारियाना के एयरफील्ड्स पर भी हमला किया गया ताकि जापानी विमानों की संख्या कम हो सके, जो आक्रमण बेड़े पर हमला कर सकते थे। इससे खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन जापानी वायुसेना की स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की क्षमता सीमित हो गई। लंबी तैयारी के बाद सैपान अगला कदम था। लैंडिंग 15 जून 1944 के लिए तय की गई थी। 2 मरीन डिवीजन सबसे पहले समुद्र तट पर उतरने के लिए तैयार थीं। वहीं सेना की टुकड़ियां भी ऑपरेशन को समर्थन देने के लिए तैयार थीं। समुद्र में बड़ी अमेरिकी फ्लीट चारों ओर तैनात थी। आसमान में कैरियर एयरक्राफ्ट लगातार निगरानी कर रहे थे। लेकिन जब जापान ने देखा कि बड़ी अमेरिकी सेना बिया की ओर नहीं बल्कि सीधे मारियाना द्वीप समूह की ओर जा रही है, अब यह स्पष्ट था कि वो लड़ाई जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार कहां होने वाली है। ऑपरेशन ईगो को लागू करने का आदेश दिया गया और ओजावा का बेड़ा मारियाना की ओर बढ़ने लगा। उस समय 2 बहुत बड़े ऑपरेशन एक दूसरे के करीब आ रहे थे। साइपन में अमेरिकी मरीन और सेना एक भारी जमीनी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे। वहीं समुद्र में जापानी कैरियर फ्लीट आक्रमण का समर्थन करने वाली ताकतों को नष्ट करने के लिए पास आ रही थी। साइपन के लिए लड़ाई तो बस शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पर हमला इतिहास की सबसे बड़ी कैरियर लड़ाइयों में से एक की ओर ले जाएगा, और यही है फिलीपीन सागर की लड़ाई। इससे पहले कि दोनों कैरियर फ्लीट आमने सामने आते, अमेरिका ने पहले मारियानास में जापानी विमानों को कमजोर करने की कोशिश की। 11 जून 1944 को टास्क फोर्स 58 ने साइपन, टिनियन और गुआम पर बड़े हवाई हमले शुरू किए। अमेरिकी फाइटर और बॉम्बर का निशाना जापान के एयरफील्ड, विमान और सैन्य ठिकाने थे। आसमान में जबरदस्त लड़ाई हुई क्योंकि कई जापानी फाइटर जमीन पर पकड़े जाने से पहले उड़ान भर चुके थे। द्वीपों से भी जबरदस्त विमान भेदी गोलाबारी हो रही थी। अगले कुछ दिनों में हमले जारी रहे, जबकि अन्य अमेरिकी कैरियर ग्रुप उत्तर की ओर गए ताकि इवोजीमा और चिचिजीमा पर हमला किया जा सके। इसका उद्देश्य जापान को उत्तर से मारियाना द्वीपों की ओर अतिरिक्त विमान भेजने से रोकना था। 15 जून को सैपन पर मुख्य आक्रमण शुरू हुआ। नौसैनिक और हवाई बमबारी के बाद दूसरी और चौथी मरीन डिवीजन सबसे पहले पश्चिमी समुद्र तटों पर उतरे। समुद्र से युद्धपोतों ने लगातार उनका समर्थन किया, जबकि वे समुद्र तट पर एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहे थे। लैंडिंग आसान नहीं थी। जापानी रक्षा तैयार थी और समुद्र तट के कई हिस्से उनकी तोपखाने और अन्य हथियारों की पहुंच में थे। बाद में अमेरिकी 27वीं भी लड़ाई में शामिल हो गई। जैसे ही जमीन पर लड़ाई शुरू हुई, पश्चिम से एक और बड़ा खतरा करीब आ रहा था। जब जापानी कमांड को यह पुष्टि हो गई कि मारियानास ही अमेरिका का असली लक्ष्य है, तो वाइस एडमिरल गिसाबुरो ओजावा के बेड़े को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया। उनका मोबाइल बेड़ा दक्षिणी फिलीपींस के टावी टावी क्षेत्र से रवाना हुआ और फिलीपीन सागर की ओर बढ़ गया। उद्देश्य स्पष्ट था, अमेरिकी विमानवाहक पोतों पर हमला करना और उस नौसेना बल को नष्ट करना जो सैपान पर आक्रमण का समर्थन कर रहा था। 16 जून तक बड़ी जापानी सेना तैयार हो चुकी थी। इसमें 9 विमानवाहक पोत थे, साथ में शक्तिशाली बैटलशिप, क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भी थे। विमानवाहक पोतों के सैकड़ों विमान भी साथ थे। ये अभी भी एक बड़ा बेड़ा था, लेकिन मारियानास के आसपास इंतजार कर रही दुश्मन की सेना उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। वाइस एडमिरल मार्क मित्सचर की टास्क फोर्स 58 और भी ज्यादा ताकतवर थी। उसके पास 900 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे, जबकि ओजावा की सेना के पास सिर्फ लगभग 440 विमानवाहक पोतों के विमान थे। अमेरिका के पास ज्यादा आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट भी थे। जापान के लिए एक और समस्या थी, उनकी गतिविधियां गुप्त नहीं रहीं। जब जापानी जहाज फिलीपीन सागर पार कर रहे थे, तो उन्हें अमेरिकी पनडुब्बियों ने देख लिया। इस लड़ाई में पनडुब्बियां बहुत महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उनका इस्तेमाल सिर्फ जहाज डुबोने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि वे दुश्मन के बेड़े की दिशा और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दे सकती थीं। इन रिपोर्टों की वजह से स्प्रूअल्स को पता चला कि एक बड़ा जापानी नौसैनिक बेड़ा पास आ रहा है। इसी वजह से स्प्रूअन्स और भी सतर्क हो गया। उसकी मुख्य जिम्मेदारी सिर्फ जापानी बेड़े को ढूंढना और नष्ट करना नहीं थी, उसे सैपन में आक्रमण बल की भी रक्षा करनी थी। अगर वह अपने कैरियर को बहुत ज्यादा पश्चिम की ओर ले जाता है और जापानी बेड़े का कोई हिस्सा निकल जाता है, तो मारियानास के आसपास के ट्रांसपोर्ट जहाज और सैनिक खतरे में पड़ सकते थे। इसलिए दुश्मन का तुरंत पीछा करने के बजाय उसने अपने बेड़े का बड़ा हिस्सा सैपन के पास ही रखा। अमेरिका ने कैरियर्स के सामने भी
एक मजबूत रक्षा पंक्ति तैनात की। इसमें वाइस एडमिरल विलिस ली के नेतृत्व में 7 युद्धपोत, क्रूजर और डेस्ट्रॉयर शामिल थे। ये जहाज जापानी विमानों या सतह के जहाजों के पास आने पर पहली बड़ी बाधा बनेंगे। इस बीच ओजावा ने अपने बेड़े को कई समूहों में बांट दिया। मुख्य करियर्स जैसे ताइहो, जोइकाकू और शोकाकू फॉर्मेशन के पीछे के हिस्से में थे, जबकि एक छोटा करियर समूह भी साथ था। lagay ng mas malapit sa direksyon ng Amerika. जापानी रणनीति में उनके विमानों की बड़ी रेंज बहुत महत्वपूर्ण थी, जिससे वे ज्यादा दूर की दूरी से लॉन्च कर सकते थे। ये अमेरिकी कैरियर पायलटों की सामान्य अटैक रेंज से कहीं ज्यादा था। कुछ जापानी विमान गुआम और रोटा का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग या हमले के बाद उतरने के लिए भी कर सकते थे, लेकिन रेंज का यह फायदा की एक कीमत थी। 1944 में कई नए जापानी पायलटों के पास लड़ाई का अनुभव कम था। जिन पायलटों ने युद्ध के शुरुआती दौर में लड़ाई की थी, उनकी तुलना में दूसरी तरफ यूएस नेवी की ट्रेनिंग, रडार कंट्रोल, फाइटर डायरेक्शन और एयरक्राफ्ट अब और बेहतर हो चुके थे। इस लड़ाई में अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण विमानों में से एक ग्राउमन F-6F हेलकैट था, जो उनके विमान वाहक पोतों से उड़ाया जाने वाला मुख्य फाइटर एयरक्राफ्ट था। अमेरिका को अपने पायलटों की ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ी बढ़त थी। यही एक वजह थी कि उनके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा थी और जापान की हार लगभग तय थी। 18 जून तक दोनों फ्लीट्स फिलीपींस सागर के विशाल क्षेत्र में एक दूसरे को खोज रही थीं। दोनों कमांडर दुश्मन की सटीक स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे। कुछ जापानी टोही विमानों की रेंज ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने अमेरिकी फ्लीट के हिस्से को पहले देख लिया। जापान को दोपहर में हमला करने का मौका मिला था, लेकिन ओजावा ने बड़ा हमला नहीं किया। इसके बजाय ओजावा दूर ही रहे ताकि अमेरिकी विमानों की पहुंच से बाहर रहें, और उन्होंने हमला करने से पहले सुबह तक इंतजार किया। अमेरिकी पक्ष में स्प्रूअन्स को भी जापान की स्थिति के बारे में खुफिया जानकारी मिली। मीचर पश्चिम की ओर जाना चाहते थे ताकि कैरियर्स और करीब आ जाएं और सूरज निकलते ही हमला शुरू किया जा सके, लेकिन स्प्रूअन्स ने इसकी इजाजत नहीं दी। उन्हें अभी तक सभी जापानी बलों की सटीक स्थिति पर पूरा भरोसा नहीं था और वह सैपन की ओर जाने वाले रास्ते को खुला छोड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध के बाद इस फैसले पर कई इतिहासकारों ने बहस की, लेकिन उस समय स्प्रूअन्स का मुख्य विचार स्पष्ट था। मारियाना पर आक्रमण की रक्षा करनी थी। 19 जून 1944 की सुबह जापानी टोही विमान फिर से तलाश शुरू कर चुके थे। ज्यादा देर नहीं लगी जब उन्होंने टास्क फोर्स 58 का एक हिस्सा देख लिया। आखिरकार ओजावा के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। जापान ने अमेरिकी बेड़े की ओर लगातार कई विमान समूह भेजे। इसमें फाइटर्स भी शामिल थे, डाइव बॉम्बर्स और टॉर्पीडो बॉम्बर्स। जापान को उम्मीद थी कि अपनी लंबी रेंज की वजह से वे अमेरिकियों पर हमला कर सकते हैं, इससे पहले कि मीचर के कैरियर विमानों से जवाबी हमला हो। लेकिन अमेरिका तैयार था। जहाजों पर लगा रडार बहुत मददगार साबित हुआ। अमेरिकी जहाज दूर से ही पास आती हुई फॉर्मेशंस को देख सकते थे। इसी वजह से लड़ाकू विमान नियंत्रक ये निर्देश दे सकते थे कि हेलकैट्स को कहां जाना है, ताकि वे जापानी विमानों को कैरियर्स के पास पहुंचने से पहले ही रोक सकें। ओजावा को एक और बड़ी समस्या का पता नहीं था। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जापानी नौसैनिक संचार को पढ़ने और विश्लेषण करने में बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। इसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका को जापान की हर एक गतिविधि की जानकारी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ने कमांडरों को आने वाले खतरे को बेहतर समझने और तैयारी करने में मदद की। जब जापानी हमला समूह उड़ान भरना शुरू कर रहे थे, एक और खतरा समुद्र के नीचे ही मौजूद था। 19 जून की सुबह अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस अल्बाकोर अंदर घुस गई, ओजावा के मुख्य कैरियर समूह के इलाके में। पेरिस्कोप के जरिए पनडुब्बी ने विशाल जापानी कैरियर ताइहो को देखा। ये ओजावा का फ्लैगशिप था और शाही जापानी नौसेना के सबसे नए कैरियरों में से एक था। अल्बाकोर ने टॉर्पीडो दागे। सभी टॉर्पीडो सही तरीके से नहीं चले, लेकिन एक ताइहो से टकरा गया। पहली नजर में नुकसान घातक नहीं लग रहा था। करियर अपना संचालन जारी रख सका और विमान भी उड़ा सका। इसलिए जहाज पर मौजूद लोगों को तुरंत समझ नहीं आया कि उस एक टॉर्पीडो हिट का कितना बड़ा असर होगा। समस्या ये थी कि ताइहो के अंदर एविएशन फ्यूल की वाष्प फैल गई थी। अगले कुछ घंटों में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें खतरे को ठीक से काबू में नहीं ला सकीं। ईंधन की वाष्प को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के बजाय वे जहाज के दूसरे हिस्सों में फैल गईं। आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट ने कैरियर को हिला दिया। ओजावा का फ्लैगशिप आखिरकार डूब गया। यूएस नेवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड ने पुष्टि की कि 19 जून को
यूएसएस अल्बाकोर से दागी गई एक टॉर्पीडो ताइहो के डूबने का कारण बनी। और सिर्फ ताइहो ही अमेरिकी पनडुब्बियों का सामना नहीं करेगा। उसी दिन यूएसएस कवाला भी जापानी बेड़े के पास तैनात था। इसका निशाना था अनुभवी कैरियर शोकाकू, जो प्रशांत युद्ध की शुरुआत से ही लड़ाई में शामिल रहा था। शोकाकू को 3 टॉर्पीडो लगे और वह अंत में डूब गया। लेकिन जैसे जैसे 2 महत्वपूर्ण जापानी कैरियर समुद्र में गायब हो रहे थे, ओजावा के सैकड़ों विमान टास्क फोर्स 58 की दिशा में बढ़ रहे थे। यहीं से असली हवाई लड़ाई शुरू होगी और सिर्फ कुछ ही घंटों में यह दिख जाएगा कि प्रशांत के आसमान में शक्ति का संतुलन कितना बदल चुका है। फिलीपीन सागर के आसमान में यह दिखने लगा कि दोनों पक्षों की ताकत में कितना बड़ा बदलाव आया है। 19 जून 1944 की सुबह अमेरिकन हिलकैट्स लगातार टास्क फोर्स 58 के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे ताकि किसी भी अचानक हमले से सुरक्षा मिल सके। इसी के साथ गुआम और अन्य नजदीकी हवाई अड्डों से भी जापानी विमान उड़ान भर रहे थे। इसलिए अमेरिका को सिर्फ ओजावा के कैरियर विमानों पर ही नजर नहीं रखनी थी। संभव था कि द्वीपों पर तैनात विमान भी हमला कर सकते थे। जब अमेरिकी रडार ने गुआम की दिशा में बढ़ते विमानों को देखा, तो वाइस एडमिरल मार्क मिचेल ने उस इलाके की निगरानी के लिए अतिरिक्त हेलकैट्स भेजे। कुछ जापानी फाइटर तुरंत ही रोक लिए गए, लेकिन इसी दौरान ओजावा के कैरियरों से पहला बड़ा हमला दल भी उड़ान भरने लगा था। सुबह के समय जापान ने फाइटर विमानों का पहला दल भेजा, फाइटर बॉम्बर्स और टॉर्पीडो बॉम्बर्स। ये अभी 100 मील से भी अधिक दूर थे जब अमेरिकी रडार ने इन्हें देख लिया। वो बढ़त बहुत ही महत्वपूर्ण थी। टास्क फोर्स 58 के चौक जाने के बजाय अमेरिकी कमांडरों के पास इतना समय था कि वे कुछ फाइटर्स को गुआम से वापस बुला सकें और उन्हें आने वाले जापानी दस्तों की ओर भेज सकें। इस लड़ाई में मुख्य अमेरिकी फाइटर F-6F हेलकैट था। इसका इंजन ताकतवर था, इसका ढांचा मजबूत था और इसमें 6.50 कैलिबर मशीन गनें लगी थीं। ये धीमे और कड़े मोड़ में जापानी जीरो जितना फुर्तीला नहीं था, इसलिए कई अमेरिकी पायलट अलग तरह से लड़ाई करते थे। वे लंबी टर्निंग डॉग फाइट में टिके रहने के बजाय अपनी रफ्तार का फायदा उठाते थे, ऊंचाई और हेलकैट की ताकत का इस्तेमाल करते थे। वे झपट्टा मारते, हमला करते और फिर अगली बार लौटने से पहले दूर हो जाते थे। लेकिन अमेरिका की ताकत सिर्फ उनके विमान ही नहीं थे। टास्क फोर्स 58 की पूरी रक्षा प्रणाली ज्यादा संगठित थी। रडार सबसे पहले आने वाले दुश्मन का पता लगा लेता था। इसके बाद जहाजों पर तैनात लड़ाकू विमान नियंत्रक हेलकैट्स को सही दिशा और ऊंचाई की ओर निर्देशित करते थे। अगर कोई जापानी विमान लड़ाकू विमानों से बचकर निकल जाता, तो उसे डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, बैटलशिप्स और कैरियर्स की एंटी एयरक्राफ्ट गनों का सामना करना पड़ता था। यही ठीक पहली बड़ी जापानी छापेमारी में हुआ। जैसे ही फॉर्मेशन पास आ रही थी, इसे हेलकैट्स ने मुख्य फ्लीट तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। कई जापानी विमानों के समूह बिखर गए जब अमेरिकी फाइटर्स ने उन्हें एक एक कर पीछा किया। कुछ विमान पहली रक्षा पंक्ति को पार कर गए, लेकिन युद्धपोतों और विमान वाहक पोतों के चारों ओर एक और रक्षात्मक पंक्ति उनका इंतजार कर रही थी। केवल कुछ ही जापानी बॉम्बर्स इतने करीब आ सकें कि बम गिरा सकें। युद्धपोत यूएसएस साउथ डिकोटा पर भी बम लगा, लेकिन नुकसान के बावजूद जहाज लड़ाई में बना रहा। कुल मिलाकर पहले हमले का प्रभाव जापान द्वारा खोए गए विमानों की संख्या की तुलना में बहुत कम था। फिर भी ओजावा नहीं रुके। इसके बाद दूसरी लहर और भी बड़ी थी। 100 से अधिक जापानी विमान भेजे गए टास्क फोर्स 58 की ओर, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ विमान यांत्रिक खराबी के कारण वापस लौट गए और कुछ लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गए। जब अमेरिकी रडार ने बाकी बचे हुए समूह का पता लगाया, फिर से हेलकैट्स को भेजा गया। इस बार जापानी हमलावरों के साथ और भी बुरा हुआ। उनमें से कई को बेड़े से काफी दूर ही मार गिराया गया। जो बचकर निकल गए, उन्हें जहाजों से भारी विमान भेदी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कुछ जापानी गोता बमवर्षक यूएसएस वास्प और यूएसएस बंकर हिल नामक विमान वाहक पोतों के पास पहुंच गए। कुछ मामूली नुकसान और हताहत हुए, लेकिन कोई भी अमेरिकी कैरियर डूबा नहीं। बेड़े के दूसरे हिस्से में कुछ टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने भी पास आने की कोशिश की, लेकिन वे कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाए। जापानी पक्ष को बहुत भारी नुकसान हुआ। दूसरी लहर में ही भेजे गए ज्यादातर विमान वापस नहीं लौटे। ये खुद विमानों के नुकसान से भी बड़ी समस्या थी। हर गिरने वाले विमान के साथ पायलट और क्रू भी होते हैं, जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। युद्ध के इस दौर में यही जापानी नौसैनिक विमानन की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक थी। ओजावा ने फिर भी तीसरी लहर भेजी।
लेकिन इस बार नेविगेशन और कम्युनिकेशन की समस्याएं आ गईं। अमेरिका की स्थिति के बारे में गलत जानकारी के कारण फॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा गलत जगह पर चला गया। कई विमान बिना अपना लक्ष्य देखे ही वापस लौट गए। जो कुछ अमेरिकी दिशा में पहुंचे, उन्हें फिर से हेलकैट्स ने घेर लिया और वे कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाए। चौथी लहर के साथ भी हालात अच्छे नहीं रहे। कुछ जापानी विमानों ने मुख्य अमेरिकी बेड़ा न देख पाने के बाद गुआम की ओर रुख किया। उनमें से कई के पास ईंधन कम था और वे बस उतरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन अमेरिका भी गुआम पर नजर रखे हुए था। जब जापानी विमान हवाई अड्डे के पास पहुंचे तो उनका सामना अमेरिकी हेलकैट से हुआ। कई विमानों को उस समय मार गिराया गया जब वे उतरने का इंतजार कर रहे थे या द्वीप के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। अमेरिकी हमले भी हवाई अड्डों पर जारी रहे ताकि जापानी जमीन आधारित विमानों को मुख्य लड़ाई में शामिल होने से रोका जा सके। एक ही दिन में ओजावा ने टास्क फोर्स 58 के खिलाफ 4 बड़े कैरियर स्ट्राइक भेजे, लेकिन इन हमलों से अमेरिकी बेड़े को लगभग कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बीच सैकड़ों जापानी विमान आसमान में खो गए। यूएस नेवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड का अनुमान है कि फिलीपीन सागर की पूरी लड़ाई में 300 से अधिक जापानी कैरियर विमान नष्ट हो गए। इसके अलावा गुआम में भी बड़ी संख्या में विमान खो गए। यहीं से उस नाम की उत्पत्ति हुई जो लड़ाई के बाद प्रसिद्ध हो गया, ग्रेट मरियानास टर्की शूट। अमेरिकी एविएटरों ने इसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि 19 जून की हवाई लड़ाई में उनकी कितनी बड़ी बढ़त थी। लेकिन इस मशहूर नाम के पीछे एक गंभीर वजह थी कि जापान की हार इतनी बड़ी क्यों हुई। ये सिर्फ हेलकैट बनाम जीरो की लड़ाई नहीं थी। इसमें बेहतर अमेरिकी पायलट ट्रेनिंग, रडार, फाइटर डायरेक्शन, कम्युनिकेशन सब एक साथ आए। एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस और मजबूत एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस भी शामिल था। दूसरी तरफ कई जापानी पायलट्स के पास अनुभव की कमी थी और वे उन अनुभवी एयरक्रू की बराबरी नहीं कर पाए जो युद्ध के पहले वर्षों में खो दिए गए थे। इसलिए भले ही ओजावा ने अभी भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट भेजे, वे एक ऐसे डिफेंसिव सिस्टम को पार करने में नाकाम रहे जो ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा संगठित था। 19 जून की दोपहर तक लगभग जापानी एयर ऑफेंसिव खत्म हो चुका था। 4 मुख्य हमलों में जापानी विमानों का नुकसान बहुत भारी था, जबकि अमेरिकी फ्लीट को बहुत ही सीमित नुकसान हुआ। अमेरिकी नौसेना के आधिकारिक इतिहास ने इस दिन को एक ऐसी लड़ाई के रूप में मान्यता दी है जिसने जापान की बची हुई कैरियर एयर पावर को लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन फिलीपीन सागर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जब ओजावा यह सोच रहे थे कि उनके एयर ग्रुप्स का असली नुकसान कितना बड़ा है, उन्हें यह नहीं पता था कि और भी बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। उनके कैरियर्स अभी भी पश्चिम में थे और अगले दिन अमेरिका को हमला करने का मौका मिलने वाला था। ओजावा तुरंत ये नहीं समझ पाए कि 19 जून को उनके एयर ग्रुप्स की हार कितनी बड़ी थी। कुछ जापानी पायलट लौटे जिन्होंने अमेरिकी बेड़े को भारी नुकसान की रिपोर्ट दी। इसलिए जापानी कमान ने सोचा कि कई लापता विमान सिर्फ गुआम और रोटा में ही उतरे हैं। इसी वजह से ओजावा ने तुरंत पूरी तरह से पीछे हटने का फैसला नहीं किया। वो अब भी उम्मीद कर रहे थे कि लड़ाई जारी रखी जा सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी कमांडरों को पता था कि जापानी वायु आक्रमण बुरी तरह विफल हो गया है। उनकी अगली समस्या थी ओजावा के बेड़े को ढूंढना, इससे पहले कि वह पूरी तरह से दूर निकल जाए। 19 जून की रात को मीचर के मुख्य कैरियर समूह पश्चिम की ओर बढ़ने लगे, लेकिन फिलीपीन सागर बहुत विशाल था और जापानी बेड़े की सही स्थिति की जानकारी अब भी नहीं थी। ओजावा ने भी अपनी दिशा बदल ली थी, इसलिए 20 जून की सुबह कई घंटे तक अमेरिकी टोही विमान ने खोज की, लेकिन कोई स्पष्ट नतीजा नहीं मिला। जैसे जैसे खोज लंबी चलती गई, सूर्यास्त भी नजदीक आता गया। इसका मतलब था कि भले ही जापानी बेड़े को ढूंढ भी लिया जाए, अमेरिकी विमानों के लिए अंधेरा होने से पहले अपने कैरियर्स पर लौटना मुश्किल हो जाएगा। दोपहर के समय ही एक अमेरिकी खोजी विमान ने जापानी बेड़े को ढूंढा। यह टास्क फोर्स 7 के विमान वाहक पोतों के विमानों की अधिकतम सीमा पर था। हमला करने में बड़ा खतरा था। अगर विमान भेजे जाते, उनमें से कई के पास लौटते समय ईंधन की कमी हो सकती थी, लेकिन अगर वे अगली सुबह तक इंतजार करते तो ओजावा दूर जा सकता था। मीचर ने हमला करने का फैसला किया। 200 से अधिक अमेरिकी विमान जापानी बेड़े की ओर उड़ान भरे। इनमें हेलकैट फाइटर, हेलडाइवर गोता बमवर्षक और एवेंजर टॉर्पीडो बमवर्षक शामिल थे। जैसे ही वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, पायलटों को पता चला कि जापानी बेड़ा पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा दूर था। ईंधन की समस्या और गंभीर हो गई, लेकिन हमला जारी रहा। रात होते होते अमेरिकी पायलटों ने ओजावा के जहाजों को देख लिया। जापानी लड़ाकू विमानों की संख्या अब कम हो गई थी जो बेड़े की रक्षा कर सकते थे, इसलिए जहाजों की मुख्य रक्षा उनकी एंटी एयरक्राफ्ट गन थी।
अमेरिकी विमानों ने तुरंत कैरियर्स पर हमला कर दिया। युद्धपोतों, क्रूजरों और सहायक जहाजों पर कई जापानी कैरियर्स क्षतिग्रस्त हुए। इसमें जुइकाकू, जुनियो और चियोदा शामिल थे। हल्के कैरियर हियो को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वो पूरी तरह डूब गया। 2 जापानी तेलवाहक जहाज भी हमले के बाद नष्ट हो गए। हमला सफल रहा, लेकिन अमेरिकी पायलटों के लिए खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी वापसी की यात्रा लंबी थी, तेजी से अंधेरा हो रहा था और कई विमानों में लगभग ईंधन खत्म हो चुका था। कैरियर पर लैंडिंग करना मुश्किल होता है, भले ही चारों ओर रोशनी हो। रात में जब पायलट थके हुए हों और ईंधन कम हो, यह और भी खतरनाक हो जाता है। जब मीचर को स्थिति का पता चला तो उन्होंने कैरियर और अन्य जहाजों की लाइटें जला दीं, ताकि लौट रहे पायलट देख सकें कि उन्हें कहां उतरना है। यह फैसला खतरनाक था, क्योंकि जापानी पनडुब्बी भी रोशनी वाले भेड़े को देख सकती थी, लेकिन उस समय अपनी ही एयरक्रू को बचाना ज्यादा बड़ी समस्या थी। कई विमान अपने मूल कैरियर की बजाय दूसरे कैरियर पर उतरे। कुछ विमानों का ईंधन खत्म हो गया और वे वापस नहीं आ सके। उन्हें मजबूरन दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा या समुद्र में उतरना पड़ा। डिस्ट्रॉयर और अन्य जहाज पानी में मौजूद पायलटों और क्रू की तलाश करने लगे। वापसी की उड़ान में बड़ी संख्या में विमान खो गए, लेकिन उनकी एयर क्रू के कई सदस्य बचा लिए गए। उस रात के बाद कुछ अमेरिकी कमांडर पीछे हटती जापानी बेड़े का पीछा करना चाहते थे, लेकिन एडमिरल स्प्रूवंस ने मुख्य बल को एक साथ रखने का फैसला किया। वह अपने बेड़े को विभाजित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था कि जापान और क्या कर सकता है। 21 जून को खोज जारी रही, लेकिन जापानी जहाज तेजी से दूर जा रहे थे, इसलिए बाद में पीछा करना बंद कर दिया गया। यहीं पर फिलीपींस सागर की लड़ाई व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई। 2 दिनों के भीतर 3 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर खो गए। ताइहो और शोकाकू पनडुब्बी हमलों में डूब गए और हियो 20 जून को अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक में डूब गया। बाकी जापानी कैरियर एयर ग्रुप्स को भी भारी नुकसान हुआ। जापान के लिए सबसे बड़ी क्षति सिर्फ जहाज और विमान नहीं थी, बल्कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित नौसैनिक पायलटों की थी, जिन्हें बदलना बहुत मुश्किल था। यूएस नेवल हिस्ट्री एंड हेरिटेज कमांड के अनुसार ये लड़ाई जापानी नौसैनिक वायु शक्ति को पूरी तरह से कमजोर करने वाली साबित हुई और अमेरिकी फास्ट कैरियर फोर्सेस को प्रशांत क्षेत्र में आगे की कार्रवाइयों में जबरदस्त बढ़त मिली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन ईगो का मुख्य उद्देश्य असफल रहा। जापानी बेड़े ने मारियानास पर आक्रमण को नहीं रोक पाया। सैपान में लड़ाई तब तक जारी रही जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9 जुलाई 1944 को इस पर नियंत्रण नहीं कर लिया। इसके बाद अमेरिका ने गुआम और टिनियन पर कब्जा करना शुरू किया। मारियानास पर कब्जा करने से जापान के खिलाफ अमेरिका के हमले के तरीके में बदलाव आ गया। सैपान, टिनियन और गुआम से अब लंबी दूरी के B-29 बम वर्षकों का इस्तेमाल सीधे जापान पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। जापान के मुख्य द्वीपों पर हमला किया गया। 24 नवंबर 1944 को सैपान से टोक्यो के खिलाफ बड़े पैमाने पर B-29 बमबारी अभियान शुरू हुआ। बाद में अमेरिका ने टिनियन और गुआम में भी बड़े बॉम्बर बेस बनाए। इसलिए फिलीपींस सागर की लड़ाई का असली महत्व खोए हुए जहाजों या विमानों की संख्या से कहीं ज्यादा था। जापान का अपने विमान वाहक नौसैनिक वायु शक्ति का इस्तेमाल करके अमेरिका को मारियानास के करीब आने से रोकने का आखिरी बड़ा प्रयास नाकाम रहा। इस लड़ाई के बाद भी जापान के पास विमान वाहक पोत थे, लेकिन अब वह उन्हें उसी ताकत और गुणवत्ता के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था जैसी कि प्रशांत युद्ध के शुरुआती दौर में थी। जब अमेरिका ने मारियानास पर कब्जा कर लिया तो पहले जो जापानी मातृभूमि दूर थी, वो अब अमेरिकी रणनीतिक बमवर्षकों की मारक सीमा में आ गई थी। प्रशांत महासागर के बीच में कुछ द्वीपों के लिए हुई लड़ाई उन कदमों में से एक थी जिसने युद्ध को सीधे जापान के करीब ला दिया।